तो बच्चों, आज हम संधारित्र के प्रकार को देखते हैं, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। मूलतः ये 3 प्रकार के होते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र, गोलीय संधारित्र, बेलनाकार संधारित्र। हमारे सिलेबस में 12th फिजिक्स के सिलेबस में केवल समांतर प्लेट संधारित्र है। इससे रिलेटेड 2 आर्टिकल हमको करने हैं। तो हम ऊपर ही ऊपर देख लेते हैं कि ये संधारित्र कैसे कैसे होते हैं। सबसे पहले हम समांतर प्लेट संधारित्र को देखते हैं, जिसको कि हमको अभी आगे पूरे इसके 2 आर्टिकल्स हमको करने हैं। तो इसमें हम यहाँ पर ये जो हम सिद्धांत पढ़े थे संधारित्र का, वैसा ही सेम यहाँ पर रहेगा। यहाँ पर जो संधारित्र में हमने देखा था सिद्धांत में कि इसमें मूलतः 2 प्लेटें होती हैं। तो समांतर प्लेट संधारित्र में 2 प्लेटें हैं, ए और बी के रूप में। यह वृत्ताकार भी हो सकता है या आयताकार भी हो सकता है। यहाँ पर ये आयताकार रूप में लिया गया है। क्लियर? हम जो आगे पढ़ेंगे वहाँ पर भी हम आयताकार रूप में लेंगे। यहाँ ये जो प्लेट ए रहता है, यह पृथक्कृत होता है। इसके बारे में डिटेल मैंने पिछले क्लासेस में बता चुका है। आइसोलेटेड रहता है, पृथक्कृत। और दूसरा प्लेट बी, यह पृथ्वीकृत रहता है, पृथ्वी से कनेक्टेड। ए पृथक्कृत और बी पृथ्वीकृत होता है। और इस संधारित्र के धारिता बढ़ाने के लिए इनके बीच में हम परावैद्युत माध्यम भर देते हैं, और यह अभ्रक, मोम, कागज आदि होता है, जिससे इस संधारित्र की धारिता बढ़े। क्लियर? तो इस प्रकार से ये समांतर प्लेट संधारित्र होता है। अभी फिलहाल हम तीनों संधारित्रों को हम एक जनरल इंफॉर्मेशन के रूप में देखते हैं। और आगे हम देखते हैं गोली संधारित्र। गोली संधारित्र में यहाँ पर 2 गोले होते हैं। इस प्रकार से आप डायग्राम में देख सकते हैं। ये पहला गोला ए और ये दूसरा गोला ए। सेम इसी के जैसे ही यह पृथक्कृत होता है और यह जो है पृथ्वीकृत होता है। ए पृथक्कृत, बी पृथ्वीकृत होता है। इन दोनों के बीच में यहाँ पर परावैद्युत माध्यम भरा जाता है, ताकि इस संधारित्र की धारिता बढ़ाई जा सके। क्लियर? ये हो गया आपका गोली संधारित्र। अब हम देखते हैं बेलनाकार संधारित्र। इस प्रकार से ये है बेलनाकार संधारित्र। यहाँ पर हम इसका डायग्राम देख लेते हैं। इस प्रकार ये बेलन के आकार का होगा। ये बीच वाला ये पहला बेलन है, जिसको ए कहा गया है, यह पृथक्कृत है। और दूसरा बेलन बी, यह पृथ्वीकृत है। इस प्रकार से तो इन दोनों के बीच में यहाँ पर इस वाले पोर्शन में इधर पूरा यहाँ परावैद्युत माध्यम भरा हुआ रहता है, ताकि इस संधारित्र की धारिता बढ़ाई जा सके। इस प्रकार से हमने अभी देखा कि संधारित्र कितने प्रकार के होते हैं। मूलतः 3 प्रकार के होते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र, गोली संधारित्र और बेलनाकार संधारित्र। क्लियर? अब आगे हम समांतर प्लेट संधारित्र के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में देखते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए भी व्यंजक ज्ञात करेंगे। हम यहाँ पर समांतर प्लेट संधारित्र का एक सेटअप इस तरह से तैयार करते हैं, जिसके लिए हम यहाँ पर ए और बी 2 आयताकार प्लेटें लिए हैं। यह धातु की प्लेटें होती हैं और ये दोनों एक दूसरे के समानांतर होती हैं। क्लियर? सबसे पहले हम इस प्लेट ए को लेते हैं और यह किसी भी विद्युत स्रोत से इसको जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर जैसे विद्युत स्रोत से इसको जोड़ते हैं, तो इस प्लेट ए के दोनों तरफ, इस दोनों तल में यहाँ पर धन आवेश उपस्थित हो जाता है, यानी यह आवेशित हो जाता है। क्लियर? अब क्या किया जाता है कि इस प्लेट बी को हम इस प्लेट ए के नज़दीक में लेकर आते हैं यहाँ पर। ठीक है? तो जब हम इसके पास में लेकर आते हैं, तब क्या होगा यहाँ पर कि इस प्लेट बी में ध्रुवण होने लगेगा। यहाँ पर प्लेट बी जो है अनावेशित रहता है, पास में लाया जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि इधर यहाँ बी में ध्रुवण होता है, यानी यहाँ पर ऋण और धन
समान मात्रा में रहते हैं तो इन दोनों के बीच में प्रेरण की प्रक्रिया होती है और इस प्रकार इस बी प्लेट के ए के निकटवर्ती तल में ऋणात्मक आवेश प्रेरित हो जाता है। इस प्रकार से यानी हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि ये जो ए का जो धन आवेश है बी के जो धन और ऋण आवेश रहते हैं उसमें से ऋण आवेश को अपनी ओर आकर्षित करता है और धन आवेश को अपने से दूर प्रतिकर्षित कर देता है। इस प्रकार से बी प्लेट के दूरवर्ती तल में यह धन आवेश बढ़ हो जाता है। क्लियर? यहाँ पर इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी को लिया गया है स्मॉल डी के रूप में और यहाँ इन दोनों के बीच में परावैद्युत माध्यम के रूप में है ताकि इस सेटअप की यानी इस संधारित्र की धारिता को बढ़ाई जा सके। अब हम फिलहाल देखते हैं कि यहाँ पर इन दोनों प्लेटों के बीच में यहाँ क्या होता है, ये चीज़ देखते हैं। इसको हम पहले भी देख चुके हैं संधारित्र के सिद्धांत में कि प्लेट बी के जो ऋण आवेश हैं उसका इस प्लेट ए के विभव पर अधिक प्रभाव पड़ता है। धन आवेश दूर में है तो इसका प्रभाव कम पड़ता है, चूँकि ये धन आवेश जो है इसके विभव को बढ़ाने का काम करता है और ऋण आवेश इसके विभव को कम करने का काम करता है। मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पर यह है कि C = Q/V को हमको ध्यान में रखना है, यानी Q नियत रहेगा, Q यहाँ पर नियत होगा और V के मान को हमको बदलते रहना यानी कम करना है ताकि C का मान बढ़ते जाए। तो ये सारा चीज़ हम संधारित्र के सिद्धांत में देख भी चुके थे कि कैसे यहाँ पर ये जो बी प्लेट का ऋण आवेश ए प्लेट के विभव को किस तरह से कम करता है और बी प्लेट का धन आवेश ए प्लेट के विभव को यह बढ़ाता है, क्योंकि जैसे प्रकृति है वैसा इस पर प्रभाव डालता है। ऋण आवेश जो है यहाँ पर ऋणात्मक विभव उत्पन्न करता है और धन आवेश यहाँ पर धनात्मक विभव उत्पन्न करता है। तो इस तरह से ऋण आवेश चूँकि नज़दीक भी है और इसकी प्रकृति ऋणात्मक भी है, इस वजह से यहाँ पर इसका प्रभाव अधिक होता है और यहाँ पर इसके विभव को कम करता है वो। इस तरह से यहाँ पर फिर इस बी प्लेट को हम पृथ्वीकृत कर देते हैं। पृथ्वीकृत करने से ये धन आवेश जो है पृथ्वी पर चला जाता है, यानी पृथ्वी के जो ऋण इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ चले जाते हैं और ये इधर आ जाते हैं। इस प्रकार से ये होता है यहाँ पर। क्लियर? अब केवल यहाँ पर इस बी प्लेट में ऋण आवेश ही बच पाता है, ठीक है, जिसका प्रभाव ए पर बहुत अधिक होता है, जिससे इस संधारित्र की धारिता का मान यानी विभव का मान, ये विभव किसका कम होगा? इस प्लेट ए का विभव कम होगा, है ना, इस ऋणात्मक के कारण। तो इस सेटअप का पूरा धारिता जो है वो बढ़ने लगेगा। तो यहाँ पर इसी चीज़ को हमको यहाँ पर ध्यान में रखना है और धारिता का मान निकालना है। अब देखते हैं यहाँ पर जैसे जैसे यहाँ पर ये धन आवेश है और इधर ऋण आवेश है, तो हम यहाँ पर इस बीच में दोनों के बीच में विद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न होगा। तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने के पहले यहाँ पर विद्युत बल रेखाएँ बनेंगी। तो हमको विद्युत बल रेखा के गुण से पता है कि धन आवेश से प्रारंभ होकर वह ऋण आवेश पर समाप्त होती है विद्युत बल रेखाएं। और चूंकि ये दोनों प्लेटें जो हैं एक दूसरे के समानांतर हैं, तो इनके बीच में जो विद्युत बल रेखाएं होंगी वो इन किनारों को छोड़कर, देखिए यहाँ पर भी बनेगा इधर, लेकिन इन दो बीच में ही ये जो हैं विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होंगी, लेकिन इधर ऊपरी सिरे में और निचले सिरे में यह वक्राकार होंगी, एक दूसरे के समानांतर नहीं होंगी। तो स्पष्ट रूप से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ दोनों प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान होगी, यानी यहाँ पर एक समान विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। क्लियर? अब हम यहाँ पर आगे ये देखेंगे कि इन दोनों प्लेटों में पृष्ठ आवेश घनत्व कितना होगा। तो हम इस बारे में पहले पढ़ भी चुके हैं। यहाँ पर इस बीच वाले हिस्से में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालेंगे, जो कि एक समान विद्युत क्षेत्र है। क्लियर?
तो हमने पिछले आर्टिकल्स में देखे हैं कि ये ए और बी यहाँ पर दो अनंत समतल चादर है ना, जो हम वहाँ पर देखे थे। तो यहाँ दोनों के बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान हमको निकालना है। तो इन दोनों के बीच में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान है आप याद कीजिएगा, और पिछले आर्टिकल्स को आप देखिएगा। गॉस थ्योरम के जो हम अनुप्रयोग देखे हैं उसी में ही हम वहाँ पर निकाले थे। तो यहाँ पर फर्स्ट क्षेत्र था, ये सेकंड क्षेत्र था, ये थर्ड क्षेत्र था। तो हमको सेकंड क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है। और कंडीशन क्या है यहाँ पर कि यहाँ पर पृष्ठीय आवेश घनत्व यहाँ पर असमान है, यानी धनात्मक रूप में है और ऋणात्मक रूप में है। तो उस परिस्थिति में E की वैल्यू जो होती है वह हमने वहाँ पर निकाला था, E = सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, ये हमने निकाला था। चूँकि हम यहाँ पर दोनों प्लेटों के बीच में के परावैद्युतांक यहाँ पर है, तो इस वजह से यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान यहाँ K हो जाएगा इस रूप से, ठीक है। तो E = सिग्मा अपॉन K × एप्सिलॉन 0 के रूप में हो जाएगा। अब हमको सिग्मा की वैल्यू मालूम है। सिग्मा की वैल्यू क्या होती है हमने अभी निकाला है ऊपर ही, Q/A। इस वैल्यू को हम यहाँ पर रख देते हैं। तो E = हो जाएगा Q/A अपॉन K × एप्सिलॉन 0। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो E = हमको मिल जाता है Q अपॉन, ये नीचे आ जाएगा, अरेंज करके लिख लेते हैं K × A × एप्सिलॉन 0। क्लियर। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन दे देते हैं। ये वाला हमारा E की वैल्यू निकल गई। कहाँ पर? दोनों प्लेटों के बीच में हम निकाले। यहाँ पर हम कहाँ से निकाले इस चीज को? अनंत, दो समानांतर अनंत समतल चादर वाला जो आर्टिकल पढ़े थे वहां से निकाले। क्लियर? मेरे ख्याल से यहाँ तक आप सबको क्लियर हो गया होगा। और इसमें जो प्राइमरी चीजें जो हैं हम एक बार रिपीट कर देते हैं। क्यू के बारे में तो पता होगा, आवेश है ना, यहाँ से निकला। और के परावैद्युत माध्यम है, यानी माध्यम का परावैद्युतांक कह सकते हैं। ए क्षेत्रफल है प्लेट का, एप्सिलॉन 0 निर्वात की विद्युतशीलता है। आप इसको चाहे तो लिख भी सकते हो, इस तरह से हम लिख देते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। ओके, आप के को भी लिख सकते हो, माध्यम का परावैद्युतांक। इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। ओके, अब हम A और B के बीच विभवांतर निकालते हैं। क्लियर? जो प्लेट A और प्लेट B है, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि एकांक धनावेश को B से A तक लाने में या A से B तक लाने में जो किया गया कार्य है उसका मान हम निकालेंगे। इसको हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। मैं दोनों तरीका आपको बता देती हूँ। तक लाने में किया गया कार्य। ओके, अब कार्य की परिभाषा क्या है बताइए? उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बल गुणा दूरी। ठीक, अब हम यहाँ से हम किसके लिए मान निकाल रहे हैं? V के लिए। अब यहाँ बल किस रूप में है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्लियर? इनटू दूरी। ओके, तो यहाँ पर हमने दोनों प्लेटों के बीच में दूरी कितना लिया था? D। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान विद्युत क्षेत्र E, यानी V = E × D आया। ये हम ऐसा भी लिख सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, अब हम इस मान को जो इक्वेशन 1 है वहाँ से हम E की वैल्यू हम यहाँ पर रख सकते हैं। अब इसके मैंने कहा था अभी कि मैं इसको दो मेथड से बताती हूँ V की वैल्यू को। हम दूसरा मेथड ये भी देख सकते हैं। हमको विभव प्रवणता का परिभाषा तो पता होगा कि उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं विभव प्रवणता
को हम हमारे दिमाग में आना चाहिए E इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी एक्स, निगेटिव फॉर्म में रहता है ना। मैं यहाँ बताने के लिए इसको निगेटिव वाले को नहीं लेती हूँ, तो हम इसको नॉर्मल तरीके से ई इक्वल्स टू वी अपॉन एक्स लिख सकते हैं। क्लियर? यहाँ से v इक्वल्स टू ए इंटू एक्स, अगर आपको ये नहीं आता है आप इस फॉर्मूले का उपयोग कर सकते हो। तो फाइनली v इक्वल्स टू ई इंटू एक्स, यानी दोनों प्लेटों के बीच की दूरी ए इंटू डी। देखिए हम दोनों तरीकों से निकाल सकते हैं, आपको जो सुटेबल लगता है वहाँ से आप निकाल सकते हो। क्लियर? हम देखते हैं कि v इक्वल्स टू ई इंटू डी हमने दोनों मेथड से निकाल लिया है ना। हम e की वैल्यू भी अभी निकाले हैं। e की वैल्यू हम लिख लेते हैं एक बार और, सिग्मा अपॉन के इंटू एप्सिलॉन ज़ीरो। क्लियर? अब इस e की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में रख दिए तो हमको मिल गया सिग्मा अपॉन के इंटू एप्सिलॉन ज़ीरो इंटू डी मिल गया। क्लियर? अब इसको हमको सॉल्व करना है। हमारे पास सिग्मा इक्वल्स टू क्यू अपॉन ये हमने निकाला है पृष्ठीय आवेश घनत्व से। ओके, इस वैल्यू को हम यहाँ पर रख देते हैं इस प्रकार से। अब हम इसको फिर अरेंज करके लिखेंगे v इक्वल्स टू q इंटू डी, ये नीचे आ जाएगा k अपॉन k इंटू एप्सिलॉन ज़ीरो। इसको हम सेकंड इक्वेशन दे देते हैं। हमारा टारगेट c इक्वल्स टू q अपॉन v से हमको c की वैल्यू निकालना, ये हमारा शुरू से गोल रहा है। तो इस प्रकार हम समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकाल सकते हैं। तो समांतर प्लेट संधारित्र जो हमने सेटअप तैयार किया था उसकी धारिता हम देखते हैं। तो उसके लिए हम इसी फॉर्मूले का उपयोग करेंगे, C इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी। हम v की वैल्यू यहाँ रख देते हैं। तो C इक्वल्स टू q है यहाँ पर ऊपर में, इधर q इंटू डी अपॉन k इंटू एप्सिलॉन ज़ीरो इंटू ए। क्या आ गया? आप इसको अरेंज कर लेते हैं, जो कट जाएगा उसको कट कर देते हैं। तो फाइनली हमारे पास आता है c इक्वल्स टू, ये ऊपर चला जाएगा यहाँ पर, तो k इंटू एप्सिलॉन ज़ीरो इंटू ए अपॉन डी आ जाता है। तो इस प्रकार से हमारे पास संधारित्र समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता की वैल्यू मिल जाती है C इक्वल्स टू के इंटू एप्सिलॉन ज़ीरो इंटू ए अपॉन डी। इसको हम अब थर्ड इक्वेशन दे देते हैं। क्लियर? तो इस प्रकार से समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का जो हमको व्यंजक निकालना था वो यही है। मेरे ख्याल से इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि हम वहाँ पर दोनों प्लेटों के बीच में यहाँ देखिए आप, इन दोनों प्लेटों के बीच में अगर K नहीं रखते हैं तो K नहीं रहेगा, तो क्या हो जाएगा? दोनों के बीच में वायु या निर्वात होगा। तो उस कंडीशन में हम क्या लेंगे? हम वहाँ पर उस कंडीशन में फॉर्मूला क्या होगा उसको, ओके, C का मान इस तरह से बढ़ते जाएगा इधर। दूसरा हम देखते हैं यहाँ पर इस फॉर्मूले में ही, यहाँ पर आप देखिए दोनों प्लेटों के बीच की दूरी d के बीच और c के बीच में कैसा संबंध है, यानी संधारित्र की समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता दोनों प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर? यानी d का मान पास होगा, हमको तो धारिता बढ़ाना है, तो दोनों के बीच की दूरी यानी d का मान कम होगा तो धारिता का मान बढ़ते जाएगा। आगे हम देखते हैं, यहाँ पर हम परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब दोनों प्लेटों के बीच में यदि परावैद्युत माध्यम अगर उपस्थित है तो उस कंडीशन में, अब फिलहाल हम फॉर्मूले से ही देखते हैं। यहाँ पर आप देखिए समानुपाती का है दोनों के बीच में रिलेशनशिप, तो जब परावैद्युत माध्यम उपस्थित है तो उस कंडीशन में विद्युत धारिता बढ़ती है। इसको हम थोड़ा इस तरह से कंपेयर करके भी देख सकते हैं। यदि C जो है जब वायु या निर्वात उपस्थित है उस परिस्थिति में संधारित्र की धारिता है। ओके, अब C डैश, जब दोनों प्लेटों के बीच में
के परावैद्युतांक माध्यम है तब धारिता है। क्लियर? तब अब इन दोनों के बीच में हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर C डैश इक्वल्स टू क्या होगा, K इंटू C। यानी जब दोनों प्लेटों के बीच में परावैद्युत माध्यम उपस्थित है, उस कंडीशन में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का मान वायु या निर्वात में, दोनों प्लेटों के बीच वायु और निर्वात होने पर संधारित्र की धारिता के मान की K गुणी होती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जब दोनों प्लेटों के बीच में परावैद्युत माध्यम उपस्थित है तो उस कंडीशन में संधारित्र की धारिता बढ़ती है। यानी हमारा टारगेट है कि संधारित्र की धारिता बढ़े, यानी हमको अधिक क्षमता प्राप्त हो, तो उसके लिए हम ये 3 कंडीशन देखे थे। ओके, थैंक यू।